स्टेज 1 एग्जाम में नॉर्सेट का प्री एग्जाम होगा, प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा। एग्जाम का स्कीम ऑफ पैटर्न, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए समझने वाली जो है वो ये है कि एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। क्या दोनों एग्जाम का लेवल सेम होगा या प्री का सिंपल होगा और मेन का टफ होगा, कैसा होगा? आइए इसको हम पूरा एनालिसिस करते हैं। सुनिए ध्यान से। सबसे पहले ये कह रहा है पहले पॉइंट के अंदर, द नॉर्सेट प्री एग्जाम स्टेज इज क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ओनली। तो ये क्वालिफाइंग एग्जाम होगा बेटा। इसका पहली बात क्लियर कर लेना है कि इसके मार्क्स मेन एग्जाम में नहीं जुड़ेंगे। ये बात सबको क्लियर हो गया। वेयर अ कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन द टेस्ट विल बी अलाउड टू अपीयर इन स्टेज सेकंड। स्टेज सेकंड नॉर्सेट के अंदर वही लोग अलाउ किए जाएंगे जो लोग नॉर्सेट के प्री एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे, सब्जेक्ट टू कोऑर्डिनेशन कंडीशन एज डिस्क्राइब बिलो फॉर प्रिपरेशन ऑफ द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स कॉल्ड एज द स्टेज सेकंड। तो नॉर्सेट प्रीलिमिनरी विल नॉट बी यूज्ड फॉर डिसाइडिंग द मेरिट और रैंक फॉर द फाइनल सिलेक्शन। मेरे दोस्त, अब मुझे जितना समझ में आता है यहां पर एम्स को, मुझे जितना समझ में आ रहा है, देखो मैं अभी एम्स में जाके नहीं आया हूं कि मुझे कंफर्म इस बात का पता है, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं। हो सकता है कि एक शुभ संकेत आप लोगों को यह मिल जाए कि ये जो प्री एग्जाम करवाएगा उसमें बहुत सारे लोग प्री में, जितने भी लोग हैं अपीयर होंगे, तो हो सकता है कि ये ऐसा करवा दे कि एक बार जिसने प्री क्वालिफाई कर लिया उसको फिर दोबारा प्री नहीं देना पड़ेगा। तालियां बजा दो इस बारे में एक बार मेरे दोस्तों। अगर ऐसा भी हो जाएगा तो मेरी छाती में बहुत ठंडक आ जाएगी। हो सकता है ये ऐसा कर दे कि एक बार जो लोग प्री क्वालिफाई कर लेंगे दोबारा उनका प्री नहीं लेगा, उनको डायरेक्ट फिर मेन की एलिजिबिलिटी मिल जाएगी। लेकिन इसने ये फर्स्ट वाला प्री एलिजिबिलिटी एग्जाम रखा है, सिर्फ मेन एग्जाम में इसके मार्क्स को ये नहीं जोड़ेगा, मेरिट में या रैंक लिस्ट में इसके एग्जाम को नहीं, इसके मार्क्स को नहीं जोड़ेगा। सिर्फ ये पासिंग वाला एग्जाम है जिसको सिर्फ क्वालिफाई करना होगा सब लोगों को। क्लियर है? अगर ऐसा किया तो भी बात बन जाएगी। तो सुन लो आगे। द ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम शैल बी 90 मिनट। 90 मिनट का ये प्री एग्जाम लेगा। 100 क्वेश्चन इसके अंदर देगा, 100 एमसीक्यूज ऑफ 100 मार्क्स, 100 ही मार्क्स के ये क्वेश्चन रहेंगे विद 4 अल्टरनेटिव फॉर ईच क्वेश्चन। यानी कि सारे क्वेश्चन जो होंगे प्री के वो एमसीक्यू बेस ही क्वेश्चन होंगे, एमआरक्यू क्वेश्चन नहीं होंगे। ये बात क्लियर कर लेना, एमआरक्यू नहीं होंगे, सारे एमसीक्यू होंगे। इसमें भी 20 क्वेश्चन जो होंगे जनरल नॉलेज से रिलेटेड होंगे, जो करंट अफेयर रहेगा, और एप्टीट्यूड से, जनरल नॉलेज एप्टीट्यूड से, और 80 क्वेश्चन जो होंगे, 80 क्वेश्चन रिलेटेड टू द सिलेबस ऑफ नर्सिंग कोर्स बीइंग टॉट एट द एसेंशियल क्वालिफिकेशन लेवल। जो आपको बीएससी नर्सिंग के अंदर सिलेबस पढ़ाया जाता है उस सिलेबस के अंदर से आपके ये 80 क्वेश्चन होंगे। देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग 1/3 मार्क्स फॉर ईच रोंग आंसर। मेरे दोस्तों याद रखना, 1/3 होगी नेगेटिव मार्किंग। कितनी होगी बेटा? 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। क्लियर है? और आप जो मेरी रात को 10 बजे क्लास चल रही है ना, आप इस क्लास को कंटिन्यू रखें और इस क्लास से आप ये सीखते रहेंगे मेरे दोस्तों कि किस तरह से आपको इन एग्जाम्स के अंदर मैं निकालूंगा, क्या कैपेबिलिटीज आपके अंदर मुझे डेवलप करनी है। तो जो मैं रेगुलर आपके लिए मेहनत कर रहा हूं नाइट को 10 बजे जो अपनी क्लास चल रही है, अभी साइकाट्रिक जिसके लेक्चर्स पेंडिंग है वो और स्पीड बढ़ा दें और उन लेक्चर्स को फटाफट से रेडी कर लें और अपने नोट्स बना के रखें। की नोट्स जो मैं हमेशा बनवाता हूं वो सारे की नोट्स आपके प्री क्वालिफाई करने के लिए और मेंस क्वालिफाई करने के लिए काम आने वाले हैं। तो आप अपनी कमर कस लीजिएगा और आप सही तरीका, सही रास्ता चुन करके और अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा आप दिमाग से स्टार्ट करें। आपको भावुक होकर के आसानी में इन एग्जाम्स को लेकर के नहीं चलना है। बहुत आसानी में अगर आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो आप पीछे रह जाओगे, दुनिया आगे निकल जाएगी। यानी कि अब उतनी आसानी से आगे बढ़ना आसान नहीं है। अब एक अच्छी प्लानिंग के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। मतलब इसने कहा कि प्री के अंदर भी मैं 1/3 नेगेटिव करूंगा, नेगेटिव मार्किंग दूंगा और कोई भी रॉन्ग आंसर पे 1/3 यानी 0.33 आपका नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर रहेगा।
आगे देख तो जरा, द क्वालिफाई मार्क्स इन द स्टेज 1 नॉर्सेट प्री एग्जाम विल बी 50%, 50% कम से कम इसने क्वालिफाइंग मार्क्स फिक्स कर दिए हैं अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस के लिए। तो अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट्स को कितने परसेंट मार्क्स लेने हैं दोस्तों? 50% मार्क्स। 45% मार्क्स चाहिए ओबीसी कैंडिडेट्स को और 40% मार्क्स चाहिए मेरे दोस्तों एसटी और एससी कैंडिडेट्स को। ये मार्क्स आपको पासिंग मार्क्स होंगे। तो कोई बहुत बड़ा आंकड़ा तो नहीं है, कोई बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है, किसी को घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये प्री सिर्फ और सिर्फ आपकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए है, सिर्फ आपको चेक करने के लिए है। एग्जाम की जो प्राइवेसी थी, जो लोग टीप के और गलत नीतियों से एग्जाम्स निकाल लेते थे, उनको रोकने के लिए है। तो किसी को भी हा हुल्ला करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, अपने रास्ते ढंग से डिसाइड करो, सोच समझ के डिसाइड करो। क्वालिफाइड टीचर्स जो हो आपके पास, उनसे पढ़ना आप पसंद करो। अच्छा जहां समझ में आता हो उनसे पढ़ो। भावुक होके, भीड़ देख करके, सोशल मीडिया पे पोस्टर देख करके, इस तरह की चीजों से अट्रैक्ट होकर के पागल मत बनो। अपने कैरियर को प्लान करो, अपने कैरियर को ये देखो टीचर जो पढ़ा रहे हैं क्या वो बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अच्छी टीम जिसके पास है, जो टीचर पढ़ाने पर आपको बिल्कुल क्लियरली बात समझा दे, आप उनसे पढ़ो, तो कैरियर आगे चल के एक अच्छा होगा मेरे दोस्तों। अन्यथा हम अगर भीड़ में इस तरह से भागते रहेंगे भेड़ बकरियों की तरह, तो भेड़ बकरियों का कोई अस्तित्व नहीं होता है। कहां जाएगी कहां नहीं जाएगी उनको भी नहीं पता है। तो इस तरह से अंधाधुंध अंधभक्ति मत करो, डिसीजन लो और सही सोच समझ करके तैयारी को अंजाम दो। तो मेरे दोस्तों यहां पर प्री के अंदर मैं कह रहा हूं कि प्री में ना तो एग्जाम के अंदर मेरिट लिस्ट में इसके मार्क्स जोड़ेंगे, ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्जाम है जिसको पास करना सबके लिए कंपलसरी है। यानी कि अगर आप अनरिजर्व्ड हैं तो आपको 50% इसमें मार्क्स लाने होंगे, यदि आप ओबीसी हैं तो आपको 45% मार्क्स लाने होंगे, आप एसटी एससी कैटेगरी से हैं तो आपको सिर्फ 40% आपको मार्क्स इसके अंदर ला करके इस एग्जाम को क्वालिफाई करना होगा। फॉर द पीडब्ल्यूडी, an additional 5% relaxation will be given irrespective of the category. Accordingly, qualifying marks for PWD will be as follows. Unreserved PWD के लिए 45 होंगे, यानी कि अगर PWBD कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो मेरे दोस्तों यहां पर 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन सबको दिया जा रहा है। इन सब में से 5-5 कम करके भी आपको क्वालिफाइड माना जाएगा। मींस अगर आप अनरिजर्व्ड हैं पीडब्ल्यूडी 45, ओबीसी पीडब्ल्यूडी है 40 और मेरे दोस्तों एसटी एससी है तो 35 क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे। एज पर द डीओपीटी ऑफिस मेमोरेंडम नंबर 3603502272017 एस्टीमेट dated 15/1/2018, same relaxed standard should be applied for all the candidate with benchmark disability whether they belong to unreserved ST SC OBC. No further relaxation of standard will be considered or admissible favor of any candidate from any category whether whatever. प्रिपरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फॉर द स्टेज सेकंड। अब देखिए सेकंड के लिए जो एग्जाम के लिए लिस्ट बनाएगा वो कैसे बनाएगा, क्या तरीका होगा, सुनिए। कैंडिडेट्स क्वालिफाई एज पर द स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन इन द स्टेज 1 इक्वल टू 5 टाइम द टोटल सीट इन ईच कैटेगरी। तो यहां पर देखिए कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग एज पर द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, जो एग्जाम की स्कीम के हिसाब से इसको क्वालिफाई कर लेगा स्टेज 1 को, इक्वल टू 5 टाइम्स द टोटल सीट इन ईच कैटेगरी। आपको याद रखना है कि जो कैटेगरी 1 होगी, कैटेगरी 1 यानी स्टेज 1 जो एग्जाम होगा, इसमें आप याद रखना मेरे दोस्तों कितने गुना कैंडिडेट्स को हम इन्वॉल्व कर सकते हैं, 5 गुना कैंडिडेट्स को इसमें लिया जाएगा।
कितने लोग बैठेंगे सेकंड वाले एग्जाम में? 5 गुना लोग बैठेंगे। बाकी सिर्फ फॉर्म भर के और फीस जमा करेंगे और कोई काम नहीं करेंगे। तो जो स्टेज 1 एग्जाम होगा, इसमें अगर आप इतनी इतनी परसेंटेज बना लेते हो तो कितने गुना लोग एग्जाम सेकंड में बैठेंगे? 5 गुना। कितने गुना? 5 गुना टोटल सीट से, सब कैटेगरी के मिला के। विल बी कॉल्ड फॉर द स्टेज सेकंड सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग एडिशनल पॉइंट। कुछ एक्स्ट्रा बातें अब स्टेज सेकंड एग्जाम के लिए आप समझिएगा। All qualified PWD candidate will be called for stage second. All tie case from qualified candidate with the last candidate in the list of candidate called for stage second will also be called for stage second. जितने भी टाई कैंडिडेट होंगे ना, टाई केस हो जाएंगे, जिसके बराबर परसेंटेज होगी, वो सब भी सेकंड में बैठेंगे। सारे क्वालिफाइड पीडब्ल्यूडी वाले भी एग्जाम सेकंड में बैठेंगे। देयर मे बी सिचुएशन वेयर अ कैंडिडेट इज क्वालिफाइड बट नॉट कॉल्ड फॉर स्टेज सेकंड एग्जामिनेशन। याद रखना, यहां पर ऐसी कोई स्थिति भी पैदा हो सकती है। ये थर्ड पॉइंट जो दिया है बड़ा खतरनाक है, इसको समझना आप। देयर मे बी सिचुएशन वेयर अ कैंडिडेट इन क्वालिफाइड बट नॉट कॉल्ड फॉर स्टेज सेकंड एग्जामिनेशन। तो आप इस बात को लेकर के भी चिंतित नहीं होना है, फ्यूचर की बात बता रहा हूं। कई लोग इसमें ऐसे होंगे जो क्वालिफाई कर लेंगे एग्जाम को, लेकिन उनको फिर भी सेकंड के अंदर नहीं बुलाया जाएगा। आप ये बात को नोट कर लो दिमाग के अंदर। मतलब फर्स्ट वाले में परसेंटेज मैटर करेगी, 50% से मतलब नहीं है। यहां मैं हिंदी में लिख देता हूं साफ साफ। स्टेज 1 एग्जाम में, स्टेज 1 एग्जाम में आपकी परसेंटेज मैटर करेगी। अगर आपका हाई परसेंटेज बना है, बढ़िया परसेंटेज बना है, तो ही आप इन 5 गुना कैंडिडेट्स में शामिल हो पाओगे। वरना हो सकता है आप क्वालिफाई तो हो गए, मतलब आपने 50% तो बना लिया, हो सकता है फिर भी उस कैंडिडेट्स के पास स्टेज सेकंड एग्जाम देने का चांस ना मिले। इस बात को दिमाग में बिठा लेना आज से। क्यों ना मिले? क्या कारण हो सकता है? ऐसा क्या हो सकता है बेटा? उनको सिर्फ और सिर्फ स्टेज सेकंड के लिए 5 गुना लोगों को ही बुलाना है, और वो 5 गुना लोग जैसे ही पूरे हो जाएंगे, फिर चाहे कितने भी क्वालिफाई हुए हों, उनको नहीं बुलाना। तो यहां पर सारा मारा मारी जो होने वाली है स्टेज 1 एग्जाम में, वो होने वाली है परसेंटेज की। और पता है आपको 100 क्वेश्चन होंगे, नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। तो परसेंटेज और एक्यूरेसी से जितना बेटर एग्जाम देंगे आप, जितनी अच्छी परसेंटेज बनेगी, उतना ही चांस होगा कि हम स्टेज सेकंड में बुलाए जाएंगे। क्लियर हो गया है सबको? आगे समझ लेना, एक एक पॉइंट सुन लेना बेटा, समझ लेना। आज के बाद कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का। फिर से कल से मैं चाहता हूं, फिर कल से वापस पढ़ाई पे ध्यान देंगे। आपकी समस्या आते ही और मैं रातों रात स्टूडियो पहुंच जाता हूं। आप सबको पता है कि मेरा एक भी स्टूडेंट अपने रास्ते से डगमगाना नहीं चाहिए। एक भी नर्सिंग प्रोफेशन में कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं होना चाहिए जो पैनिक हो जाए, टेंशन में आ जाए और उसको सपोर्ट ना करूं मैं। ऐसा मेरे धर्म ने नहीं सिखाया मुझे। श्री रामचंद्र भगवान ने यही कहा कि भाई साहब जाओ, आप बच्चों को मोटिवेट करो, गाइड करो और उनको जीवन में, कैरियर में आगे बढ़ाओ। तो मेरा सिद्धांत है धर्म के रास्ते से चलना। मेरी सारी टीम को मैंने यही कहा कि धर्म के रास्ते से आगे बढ़ना है। हम सब धार्मिक लोग हैं, हम सब धार्मिक तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं, हमें ज्यादा कोई मतलब नहीं है इन चीजों से। तो मेरे दोस्तों, मेरा काम है सिर्फ आपको एजुकेट करना, आपको उस क्राइसिस से निकालना जिस क्राइसिस में आप कभी फंस गए, कभी टेंशन में आ गए। तो मैं अपनी नॉलेज का उपयोग करके अगर आपको उस सिचुएशन से, उस परिस्थिति से उभार दूंगा, तो यही मेरे पास ईश्वर का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। तो आगे बढ़ता हूं अब मैं, समझने के लिए तैयार हो जाओ, सब इधर कंसंट्रेट करो।